खबरें तफसील से। मरकज और ट्विटर के बीच खींचतान के दरमियान आज सुनवाई हुई, जिसमें ट्विटर ने कहा कि वो 8 हफ्तों के अंदर भारत में शिकायत अफसर की तकर्रुरी करेगा। वाज़ेह हो कि पिछली समाअत में ट्विटर ने एतराफ किया था कि आईटी कवानीन के नए कवानीन की तामील पूरी तरह नहीं की गई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने दरियाफ्त किया था, जिसके जवाब में ट्विटर ने अपना बयान दिया था। कोर्ट ने पूछा था कि शिकायत अफसर के इस्तीफे के बाद नए अफसर की तकर्रुरी क्यों नहीं की गई है। वहीं नए अफसर की तकर्रुरी में ताखीर पर दिल्ली हाई कोर्ट ने ट्विटर से सरजनिश भी की थी। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर ने दिल्ली हाई कोर्ट में नए आईटी रूल में कंप्लायंस अधिकारी की नियुक्ति के मामले में सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट को जानकारी देते हुए बताया कि वो 8 हफ्ते के भीतर भारत में ग्रीवांस अधिकारी की नियुक्ति कर देगा। हालांकि ट्विटर के वकील ने दिल्ली हाई कोर्ट में दलील देते हुए यह भी कहा कि उन्होंने थर्ड पार्टी के कॉन्ट्रैक्ट के जरिए एक अतिरिक्त कंप्लायंस अधिकारी की नियुक्ति अभी कर रखी है, जिसकी जानकारी उन्होंने प्रौद्योगिकी मंत्रालय को दे रखी है। बहरहाल इस पूरे मामले में पिछले सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने ट्विटर के वकील को फटकार लगाते हुए ये कहा था कि जब अब इस पूरे मामले की सुनवाई होगी तो ट्विटर के द्वारा कोर्ट में ये जानकारी देनी होगी कि नए आईटी रूल के मुताबिक ट्विटर कब तक भारत में ग्रीवांस अधिकारी की नियुक्ति करता है। बहरहाल दिल्ली हाई कोर्ट में ट्विटर की तरफ से यह जानकारी दे दी गई है कि वो 8 हफ्ते के भीतर भारत में ग्रीवांस अधिकारी की नियुक्ति कर देगा। कैमरामैन रमेश रत्नाकर के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। जम्मू कश्मीर के 4 रोजा दौरे पर डिलिमिटेशन कमीशन आज किश्तवाड़ पहुंची। इस मौके पर मुख्तलिफ वफूद ने कमीशन के अराकीन से मुलाकात की। लगभग 42 वफूद ने कमीशन से मुलाकात की। कमीशन के अराकीन ने असेंबली हलकों के जोग्राफियाई हुदूद, आबादी और उनके महलो कौल पर तबादले ख्याल किया। पीडीपी ने ऐलान के मुताबिक कमीशन से मुलाकात से गुरेज किया, जबकि एनसी मुलाकात के लिए नहीं पहुंची। एनसी ने मुलाकात के लिए वक्त न मिलने को वजह बताया है। कमीशन से मुलाकात के बाद जम्मू कश्मीर बीजेपी जनरल सेक्रेटरी सुनील शर्मा ने कहा कि चिनाब वैली के साथ अब तक सौतेला सुलूक होता रहा है, लेकिन असर-ए-नौ हदबंदी के बाद यहां की आवाम को इंसाफ मिलेगा। कि आज तक इस अर्स्टवाइल डोडा के साथ जो भी डिलिमिटेशन हुई है आज तक, वो एक नाइंसाफ़ी हुई थी, क्योंकि यहाँ पे जो वास्टनेस है, जो यहाँ पे फिज़िकल फीचर्स है, जो यहाँ पे जियोग्राफी है, उसको देखते हुए जो एक पॉपुलेशन का क्राइटेरिया फिक्स किया था, वो एक मुझे नहीं लगता कि इंसाफ हुआ है। पहली बार ऐसा लग रहा है कि ट्रांसपेरेंट मैनर में डिलिमिटेशन कमीशन दूरा कर रहा है, लोगों को सुन रहे हैं, और हमें लग रहा है कि जो नाइंसाफ़ी यहाँ पे हुई है, कंपैरेटिवली मैदानों में, प्लेन्स में जो एक पॉपुलेशन का क्राइटेरिया फिक्स किया जाता है, वो यहाँ पे ना हो। और दूसरा, अक्रॉस डिस्ट्रिक्ट, चूँकि एक इस पूरे अर्स्टवाइल डोडा में जिस प्रकार की जियोग्राफी है, यहाँ पे अक्रॉस डिस्ट्रिक्ट अलाउ किया जाना चाहिए, और ये उम्मीद है हमें कि ये करेंगे। इसी मामले पर मजीद बातचीत करेंगे हमारे नुमाइंदे आतिफ लोन से। आतिफ लोन, सबसे पहले बताइएगा, जो एनसी ने मुलाकात करने के लिए नहीं पहुंची डिलिमिटेशन कमीशन से, उन्होंने वजह बताई है कि वक्त नहीं मिला, तो ऐसे में क्या लगता है, क्या उन लोगों की मुलाकात के लिए दोबारा वक्त तयन किया जाएगा? देखिए, सबसे पहले हम बात करें चिनाब वैली की। आज जो है डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में जो है ये 3 डिस्ट्रिक्टों की जो है डिलिमिटेशन मीटिंग जो है यहाँ पर हो रही है, जिसमें डोडा, किश्तवाड़ और रामबन की जो है मीटिंग यहाँ पर हो रही है। सुबह तकरीबन 11:30 बजे के करीब जो है डिलिमिटेशन टीम जो है डाक बंगला किश्तवाड़ पहुंची, और उसके बाद ही जो है डेपुटेशन का जो है सिलसिला वो मिलना शुरू हुआ। इसमें जो है सबसे पहले जो है बीजेपी के डेपुटेशन जो है डिलिमिटेशन से मिले। इनका यही कहना है, जो बीजेपी का जो डेपुटेशन था, उनका यही कहना है कि जो आज तक जो है, खासकर मैं खित्ते चिनाब की बात करूं तो यहाँ पर जो है लोगों के साथ जो है वो नाइंसाफ़ी हुई है। उनका ये कहना है कि 2011 में जो सेंसस हुआ था वो इनजस्टिस हुआ, मतलब इनजस्टिस था लोगों के साथ। वो पूरी जो अगर आप बात करेंगे जो सेंसस हुआ था वो असली तरीके से नहीं हुआ था, उसे जो उसमें कुछ जो है सियासत खेली गई थी, जिसकी वजह से लोगों के जो है जो डेवलपमेंट के काम जो है वो आज तक नहीं हुए थे। लेकिन
बीजेपी का ये भी कहना है कि अब जो डिलिमिटेशन हो रही है यहाँ पर, इसके बाद जो है लोगों के काम जो होंगे, लोगों को इंसाफ दिया जाएगा डिलिमिटेशन के बाद। वहीं आपने कहा कि एनसी जो है आज इस मीटिंग में नहीं है, इनका एनसी का यही कहना है कि उन्हें जो है जो इनवाइट जो है वो लेट मिला था, इन्विटेशन जो है वो लेट मिला था और जिसकी वजह से वो इसमें जो है पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। पीडीपी का जो है पहले से ही बाइकाट है, उनका ये कहना है कि ये जो डिलिमिटेशन जो हो रहा है ये फिक्स है, तो और इससे जो है इसमें हिस्सा लेना जो है कोई उनके पार्टी के लिए कोई बेनिफिट नहीं है। और यहाँ पर जो है बाकी जो लोग हैं उनका भी यही कहना कि उनकी जो नहीं सुनी जा रही, कि उनका कहना है कि जो डिमांड्स लेके वो यहाँ पर डिलिमिटेशन टीम के पास गए थे उनके जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं इस मीटिंग से। उनका कहना है कि चिनाब वैली का जो टोपोग्राफी है वो काफ़ी दूर दूर है यहाँ से, जैसे मड़वा वड़वन है, आज तक जो है इस एरियाज में जो है डेवलपमेंट नहीं हुई है। लेकिन वहीं लोगों का ये कहना है कि अगर लोगों की जो डिमांड है अगर उसको सुना जाए तो यकीनन जो डिलिमिटेशन है वो कहीं ना कहीं लोगों के हक में और लोगों को जो है उन पर भरोसा होगा। आतिफ, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो सियासी पार्टियां हैं वो कह रही हैं कि ये पहले से फिक्स्ड है, लेकिन वहीं जब डिलिमिटेशन की बात आ रही है तो लोगों की तरफ से मुतालबे किए जा रहे हैं कि उनके एरियाज को देखा जाए, उनके एरियाज में तब्दीली की जाए। तो जो आप बता रहे हैं कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही है, तो क्या जो पॉलिटिकल पार्टीज कह रही हैं वो बात सामने आ रही है? देखिए, लोगों का यही कहना है कि जिस तरह से लोग जो है उम्मीद लेके जो टीम के पास जा रहे थे, डिलिमिटेशन टीम के पास जा रहे थे, लेकिन जब वो वहां से वापस आ रहे हैं, मिल के आ रहे हैं, तो हमारी उनसे बात हुई, वो उस तरह से सेटिस्फाई नहीं है इस मुलाकात के बाद। जो है इनका यही कहना है कि आज तक जो है लोगों के साथ जो है हर लिहाज से जो है नाइंसाफी की गई, क्योंकि अगर देखा जाए कुछ एरियाज जो है कॉन्स्टिट्यूंसी जो है एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जो है उनका जो एरिया पड़ता है कॉन्स्टिट्यूंसी, तो उनका भी यही कहना है कि उनका जो है डिस्ट्रिक्ट में भी डिस्ट्रिक्ट भी वही होना चाहिए और कॉन्स्टिट्यूंसीज भी वही होनी चाहिए, ताकि वो लोग जो है वो सफर ना करें। क्योंकि यहाँ पर हमने देखा जो रामबन का जो डिस्ट्रिक्ट है, कुछ एरियाज के जो है डोडा डिस्ट्रिक्ट में उनके पड़ते हैं कॉन्स्टिट्यूंसीज के, और कुछ किश्तवाड़ के जो है एरियाज जो है वो डोडा डिस्ट्रिक्ट में उनके जो है कॉन्स्टिट्यूंसीज पड़ते हैं। इस तरीके से जो लोगों का यही कहना कि अगर डिलिमिटेशन जो प्रॉपर तरीके से हो तो उसके बाद ही लोगों को जो है इसका फायदा मिल सकता है। यानी इसका मतलब जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं डिलिमिटेशन की हिमायत में सामने आ रहे हैं, बशर्ते अगर उनके मुतालबात सुने जाएं। हालांकि अगर डिलिमिटेशन कमीशन के ब्लूप्रिंट को अगर देखा जाए तो क्या लोगों के मिलने के बाद जो सियासी नुमाइंदे उनसे मिलकर आ रहे हैं, क्या डिलिमिटेशन के प्रोसेस में उनका जो ब्लूप्रिंट है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नजर आ रही है? आतिफ, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, क्या आपने मेरा सवाल सुना आतिफ? आप अपना सवाल दोबारा से दोहराएं। आतिफ, मैं ये कहना चाह रही थी कि लोग डिलिमिटेशन के हिमायत में नजर आ रहे हैं, बशर्ते कि उनके मुतालबात सुने जाएं, लेकिन जो डिलिमिटेशन कमीशन वहां पहुंचा है उनके पास जो ब्लूप्रिंट है वो जिस तरीके से हदबंदी करना चाहते हैं, क्या उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नजर आ रही है? क्या वो लोगों के मुतालबात को कंसिडर करेंगे या फिर ये चीज पहले से ही फिक्स्ड है? देखिए, यही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लोगों के जो जिस तरह से लोग जो है आज मिलने के लिए आए थे, काफी टाइम से वो मिलना चाहते थे, जब से ये जम्मू कश्मीर यूटी में जो है डिलिमिटेशन का सिलसिला शुरू हुआ है, और लोगों के भी जो है काफी जो उम्मीदें थी कि अब जो है अगर ये इनका यही कहना कि लोगों को जो है इंसाफ नहीं दिया गया है आज तक, चाहे वो डेवलपमेंट हो या कहीं भी किसी भी तरह से जो है लोगों के काम नहीं हुए। अब अगर लोगों के इसके बाद भी जो है काम नहीं होंगे तो यकीनन जो लोगों का जो भरोसा है वो उठ जाएगा इन जितने भी जो डेलीगेशंस आते हैं, क्योंकि इससे पहले भी मुख्तलिफ किस्म के जो है आते हैं, क्योंकि इससे पहले भी मुख्तलिफ किस्म के जो है डेलीगेशंस यहाँ पर आए, तो उसके बाद जो है लोगों के जो मसाइल्स थे वो पूरे नहीं हो रहे हैं। और आज भी जो है अब जो डिलिमिटेशंस का जो डेलीगेशंस आया है, अगर इसके बाद भी जो है लोगों के जो मुश्किलात हैं, जो लोगों की डिमांड्स है वो सुनी नहीं गई, तो यकीनन जो है आने वाले दिनों में अगर किसी भी तरह का कोई डेलीगेशन यहाँ आए तो लोगों की जो डिमांड्स है या उनका जो भरोसा होता है कि इनसे जो मिले डेलीगेशन से, वो कहीं ना कहीं टूट सकता है। चलिए, तो डिलिमिटेशन का दौरा
कमीशन का दौरा जारी है और 4 रोजा दौरे पर है वो, और अब जम्मू का रुख डिलिमिटेशन कमीशन करेगा। आतिफ, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। नरेंद्र मोदी काबीना में शामिल नए वुज़रा ओहदा संभाल रहे हैं। वजीर इत्तलात व नशरियात अनुराग ठाकुर, वजीर पेट्रोलियम हरदीप सिंह, वजीर सेहत व खानदानी बहबूद मनसुख मांडविया, वजीर सकाफत व सयाहत जी किशन रेड्डी, वजीर कानून व इंसाफ किरण रिजिजू, वजीर ममलकत बराए साइंस व टेक्नोलॉजी आज़ादाना चार्ज डॉ जितेंद्र सिंह, वजीर ममलकत बराए सेहत व खानदानी बहबूद भारती प्रवीण पवार, वजीर ममलकत अकलियती उमूर जॉन बिरला, वजीर रेलवे अश्वनी विष्णु, नई व काबिल तजदीद तवानाई के वजीर राजकुमार सिंह, वजीर इस्पात आरपी सिंह समेत दीगर वुज़रा ने ओहदे का हलफ लिया। चाहे अंतरिक्ष के क्षेत्र में देखिए, स्पेस टेक्नोलॉजी में आज विश्व में अगली कतार में भारतवर्ष खड़ा दिखेगा। और न केवल इतना, साइंस को किस प्रकार ईज ऑफ लिविंग जिसे प्रधानमंत्री जी कहते हैं उसके लिए उपयोग में लाया जाए, ताकि साधारण व्यक्ति के जीवन में सरलता आए विज्ञान के माध्यम से। और मुझे उम्मीद है कि आप सबकी शुभकामनाओं के साथ परमात्मा हमें इतनी क्षमता दे, इतनी समझ दे कि हम प्रधानमंत्री जी द्वारा निर्धारित किए हुए लक्ष्य और उनके द्वारा कल्पना किए हुए सारे विज्ञान संबंधी कार्यों को संपन्न कर सके। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में जहां मोदी जी ने देश को आगे ले जाने का बहुत शानदार काम किया है पिछले 7 वर्षों में, सूचना प्रसारण मंत्रालय के माध्यम से हम कैसे और जन जन तक पहुंच पाएं और क्या क्या काम जो पीछे मुझसे पूर्व बहुत बड़े लोगों ने यहाँ पर किए हैं उनको मैं भी आगे बढ़ा पाऊं। वहीं दूसरी ओर जो जिम्मेदारी माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे दी है, मैं उस पर खरा उतरने का हर संभव प्रयास करूंगा। We had a great team. We had a wonderful journey. We did everything to fulfill the vision of Honorable Prime Minister and the aspiration of the people. We tried everything to make India a great sporting nation. The journey will continue. It's a change of responsibilities. I'm shifting to a law and justice ministry, but the efforts which are going on in the Ministry of Youth Affairs and Sports will continue, and I just gave my best wishes to the team. And we will always be together as a team. We are part of the same team. I feel greatly honored and privileged by the trust that has been reposed by the Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, who has included me as a member of his team and assigned to me the work of this important ministry, which was so ably led by Shri Dharmendra Pradhan ji till now. Somebody just asked me, what is your biggest challenge? And I said, my challenge is to try and fill those shoes and to continue the good work that he has done. The work of this ministry touches the lives of each and every citizen in so many ways, some directly. वजीर तवानाई आरके सिंह ने न्यूज 18 से खास बातचीत की है। उन्होंने कहा कि वो एतमाद पर खरे उतरेंगे। महकमा तवानाई में काफी तरक्की हुई है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह से, सर मंत्रालय वही है लेकिन प्रमोशन हुआ है, कैबिनेट मंत्री आप बनाए गए हैं, काम का इनाम मिला है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं प्रधानमंत्री महोदय को, जिन्होंने हम फिर भरोसा जताया और हम उस भरोसे के अनुरूप काम करने का प्रयास करेंगे, काम करेंगे। जो आपने पिछले 2 सालों में काम किया है उसमें और क्या बेहतरी करेंगे और आगे क्या जो आप रोड मैप है, क्योंकि मंत्रालय वही है इसलिए बेहतर तरीके से उस मंत्रालय को आप 2 साल से समझ रहे हैं। देखिए, ऊर्जा के क्षेत्र में हम लोग की सरकार ने आमूल परिवर्तन ला दिया है। प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में हम लोगों ने ऊर्जा क्षेत्र के एकदम नक्शे को बदल दिया है। हम लोग का देश, हम लोग की सरकार आने के पहले
मोदी जी की सरकार आने के पहले देश पावर में डेफिसिट था। हम लोग करीब 1,82,000 मेगावाट उत्पादन क्षमता जोड़े हैं और हम लोग अपने देश को पूरा सरप्लस बना दिया, पावर सरप्लस। अब हम पावर एक्सपोर्ट करते हैं। इसके अतिरिक्त हमने पूरे देश को एक ग्रिड में जोड़ दिया है, सिंगल ग्रिड। पूरे देश को, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, पूरे सभी क्षेत्र को 1,42,000 किलोमीटर हम लोग ग्रिड जोड़े हैं, करीब 50,000 किलोमीटर और जोड़ रहे हैं। और अब हम करीब 1,00,000 मेगावाट देश के एक कोने से दूसरे कोने तक ले जा सकते हैं। तो अब किसी भी राज्य में बिजली की कमी हो, इसका कोई कारण नहीं। सरकार के आने के पहले ग्रामीण क्षेत्र में 12 घंटा के आसपास बिजली रहती थी। आज के दिन में ग्रामीण क्षेत्र में 20.5 घंटा बिजली रहती है। आइए, हम नहीं कर रहे, ये इंडिपेंडेंट सर्वे है, लेकिन इससे हम संतुष्ट नहीं हैं। हमको चाहिए गांव में भी, शहर में तो है 23-24 घंटा, गांव में भी हमको 24 घंटे बिजली चाहिए। इसके लिए एक और योजना हम लोगों ने स्वीकृत की है, 3 लाख करोड़ की योजना। इसके अलावे हम नई नई योजना भी दे रहे हैं। अभी हम बिहार सरकार के साथ ये MOU साइन किए हैं। उनका एक डागमारा प्रोजेक्ट, हाइड्रो प्रोजेक्ट, बहुत दिन से लटका हुआ था, तो उसको वो चाहते थे बनाना। हम और भारत सरकार और बिहार सरकार MOU साइन किए हैं कि डागमारा प्रोजेक्ट हम बनवा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे केंद्रीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह। कैमरामैन संजीव वर्मा के साथ अमितेश, न्यूज 18 दिल्ली। महाराष्ट्र के भिवंडी लोकसभा से 2 मरतबा लोकसभा इंतखाबात जीतने वाले कपिल पाटिल को मरकजी हुकूमत की काबीना में वजारत का ओहदा मिलने पर भिवंडी में खुशी का माहौल है। कपिल पाटिल ने अपने सियासी सफर का आगाज भिवंडी के ग्राम पंचायत से एक छोटे से गांव से किया था। इसके बाद वो पंचायत समिति, जिला परिषद रुकन बने और फिर NCP में शामिल हुए। कपिल पाटिल थाने के आगरी समाज से ताल्लुक रखते हैं और ये यहाँ की तारीख में पहली बार हुआ है कि कोई आगरी समाज का नेता मरकज की काबीना में शामिल हुआ है। कपिल पाटिल का ताल्लुक जिस जिला थाने से है वो वहां और मुजफ्फराबाद के अजला में शिवसेना व NCP का दबदबा है। ऐसे में कपिल पाटिल पर मरकजी जिम्मेदारियों के साथ माना जा रहा है कि इस जिले में पार्टी की भी अहम जिम्मेदारियां होंगी। रुकने पार्लियामेंट कपिल पाटिल अपनी अलग पहचान के सबब वजीर-ए-आजम मोदी के भी बहुत करीबी माने जाते हैं। कपिल पाटिल के मरकजी वजीर बनने पर पसमानदा शहर भिवंडी और यहां की दम तोड़ती कपड़ा सनतों को काफी उम्मीदें जागी हैं। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ियां पूरे मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासरा अजला में गश्त कर रही हैं। वैक्सीन की अहमियत के हवाले से बेदारी लाने की हमारी कोशिशों को आपकी तायद की अशद जरूरत है। आइए एक नजर डालते हैं कि संजीवनी गाड़ियां किन इलाकों में हैं। खैर मकदम है। भोपाल यूनियन कार्बाइड कारखाने के अहाते में पड़े 337 मीट्रिक टन जहरीले कचरे को हटाने और गैस हादसे की याद में मेमोरियल बनाने की सरकार के ऐलान के बाद भोपाल गैस मुतासरीन की हुकूमत के खिलाफ तहरीक तेज हो गई है। गैस मुतासरीन के सख्त एहतजाज के बाद हुकूमत ने पहले टेंडर को कैंसिल कर दिया है और नया टेंडर जारी करने का फैसला किया है, लेकिन गैस मुतासरीन हुकूमत के फैसले को गैस मुतासरीन के वसी मफाद के लिए नाकाफी मानते हैं। मजीद बातचीत करेंगे हमारे नुमाइंदे जो इस वक्त हमारे साथ भोपाल से जुड़ रहे हैं। मेहताब, ये जब इस बात का ऐलान किया गया था कि मेमोरियल बनाया जाएगा, तभी से ही जो गैस मुतासरीन है वो इसकी मुखालिफत में सामने आए थे। उन्होंने कहा था कि ठीक है मेमोरियल बनाया जाएगा, लेकिन वहां पर मेमोरियल बनाना खतरे से खाली नहीं होगा क्योंकि वहां पर इतना मीट्रिक टन कचरा पड़ा हुआ है जो कि खतरनाक है। साहिबा, यहाँ पे 2 चीजों को समझने की जरूरत है कि 2 और 3 दिसंबर 1984 की दरमियानी रात को भोपाल में गैस सान्या पेश आया था और ये सान्या दुनिया का सबसे बड़ा सनती हादसा कहा जाता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट के मुताबिक 15,273 लोगों की मौत हुई थी और 5,73,274 लोग इससे मुतासिर हुए थे। गैस मुतासरीन का मुतालबा यह है कि हुकूमत जो टेंडर कर रही है वो सिर्फ जो कंपनी के कैंपस में बाहर ऊपर कचरा पड़ा हुआ है उसको साफ करेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी ये मान चुकी है और तमाम रिसर्च भी ये बताती है कि जो अंडरग्राउंड जो पानी है, जेर जमीन जो पानी है, वो भोपाल की
38 बस्तियों में उसका पानी आलूदा पहुंच चुका है। तो गैस मुतासिर ये चाहते हैं कि हुकूमत यहाँ पर मेमोरियल बनाने से पहले यहाँ पर कैंपस और आसपास की जो बस्तियों में जेर जमीन पानी आलूदा हो चुका है, पहले उसकी सफाई कर दी जाए ताकि पानी जो अंदर जो जहरीला पानी जो बढ़ता जा रहा है उसको रोका जा सके। और जो गैस के जहरीले भोपाल में जो मिथाइल आइसोसाइनाइड जो गैस निकली थी उसके जो असरात जो चौथी पीढ़ी पर पहुंच गए हैं उसके इलाज को यकीनी बनाया जाए। गैस मुतासरीन ने चाहते हैं कि हुकूमत मेमोरियल बनाकर रोजगार देने की बात कर रही है, लेकिन हादसे के 84 में हादसा हुआ था। 37 साल गुजरने के बाद जब गैस मुतासरीन को अब तक रोजगार के नाम पर कुछ नहीं दिया गया, तो मेमोरियल बनने के बाद कौन सा रोजगार दिया जाएगा, हुकूमत इसकी वजाहत करे। हुकूमत ने अभी तक जो है पहले एक हफ्ते पहले जो है 28 जून को न्यूज 18 में जो खबर दिखाई थी, तब मध्य प्रदेश के वजीर बराए मेडिकल एजुकेशन विश्वास सारंग ने कहा था कि टेंडर जारी कर दिया गया है। आज उन्होंने कहा कि जो कंपनी आई थी वो शराइत को पूरे नहीं कर रही थी, इसलिए अब दोबारा टेंडर जारी होगा। लेकिन गैस मुतासरीन टेंडर के जो मराहिल है उस पर नहीं, वो चाहती है कि जो गैस मुतासरीन है उनके इलाज, मुआवजा और उनके रोजगार की बात पहले की जानी चाहिए, उसके बाद जो है मेमोरियल बनाया जाए। वहीं गैस मुतासरीन के पहलू अलग हैं, तो हुकूमत ने एहतजाज को देखते हुए पहला टेंडर कैंसिल करके नया टेंडर निकालने का ऐलान किया है। तो बात तो लेकिन वही की वही रही। मेहताब आलम, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। काबीना में रद्दोबदल के बाद धर्मेंद्र प्रधान को नई जिम्मेदारी दी गई है। धर्मेंद्र प्रधान ने आज स्किल डेवलपमेंट की वजारत का ओहदा संभाल लिया है। धर्मेंद्र प्रधान पहले पेट्रोलियम वजीर थे। सीनियर सहाफी व शायर जिया अब्बास नजमी का मुख्तसर अदालत के बाद इंतकाल हो गया है। वो मकामी अस्पताल में जेर इलाज थे। वो 63 बरस के थे। जिया अब्बास के इंतकाल से अदबी हल्के में गम का माहौल है। दरगाह हजरत विलायत शाह के कब्रिस्तान में उन्हें सुपुर्द खाक किया गया। उनके पसमानदा में एक बेटी और एक बेटा है। जिया अब्बास नजमी अच्छे शायर और नाजिम थे। जश्न अली अकबर के उन्वान से तरही महफिल का इनेकाद करते थे। मुख्तलिफ अखबारात से भी वो मुंसलिक रहे। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं, तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।